वहां की शांति भंग करते हुए वीरभद्र अंदर आया। वह हाँफ रहा था, जिससे पता लगा कि वह भागते हुए आया था। उसने एक बार ओम शास्त्री की ओर देखा और लंबे लंबे कदम रखता हुआ अंदर बढ़ता गया। एमओएनडी, क्या हुआ? डॉक्टर श्रीनिवासन ने तेलुगु में पूछा। वीरभद्र के हाव भाव देखकर उन्हें सबको बातचीत में शामिल करना ठीक नहीं लगा। वर्षम पटदौती, बारिश हो रही है, भयभीत वीरभद्र ने जवाब दिया। आयते, तो क्या हुआ? डॉक्टर श्रीनिवासन ओम शास्त्री को लेकर पहले ही बहुत परेशान थे। उन्हें एक नया नाटक नहीं चाहिए था। उसे घंटों पहले ही यह बात कैसे पता थी? वीरभद्र ने ओम शास्त्री की तरफ इशारा करते हुए तेलुगु में पूछा। ओम ने भी उसी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। इसका हिंदी अर्थ था, तापमान 2 डिग्री नीचे गिर गया था। उसके बाद और 5 डिग्री। हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी थी। मैं हवा में उमस महसूस कर सकता था और गीली मिट्टी की सुगंध भी। इसीलिए मैंने अनुमान लगाया कि बारिश होगी। ओम शास्त्री ने निश्चित रूप से उत्तर दिया। आप सब लोग क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर बन्ना ने बीच में कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। बाकी सभी बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहे थे। वीरभद्र ने डॉक्टर बन्ना को और बाकी लोगों को समझाना शुरू किया। तभी डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, कुछ नहीं। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डॉक्टर शाहिस्ता एक बार फिर परेशान थी कि वे ओम शास्त्री से क्या पूछे, और इसीलिए वे अगले आदेश के लिए अपने बॉस की ओर देख रही थी। 1 घंटा पूरा होने को आया था और जैसे कि डॉक्टर बन्ना को उम्मीद थी, ओम शास्त्री ने फिर से होश में आने का संकेत दिया। सेशन खत्म हो चुका था, शाम होने वाली थी। कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ और उनके पुराने सवालों की जगह अब नए सवाल खड़े हो गए थे। इनमें से अधिकतर सवालों के जवाब उन लोगों के पास थे जो जानबूझकर उन्हें छुपा रहे थे। हमें बात करने की जरूरत है, डॉक्टर बन्ना ने डॉक्टर शाहिस्ता से कहा। हम सबको बात करने की जरूरत है, डॉक्टर शाहिस्ता ने थक हार कर कहा। ओम शास्त्री फिर से होश में आ गया। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उससे अपने कुछ और रहस्यों का खुलासा हो गया था। डॉक्टर श्रीनिवासन छोटे अंतराल की घोषणा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। डॉक्टर बन्ना ने डॉक्टर शाहिस्ता को दरवाजे के पास बुलाते हुए कहा, आप मुझसे लॉबी के आखिरी छोर पर मिलिए। मुझे लगता है हम सबको मिलना चाहिए, शाहिस्ता ने उसी आशंका से जवाब दिया। एलएसडी ने एकदम से आकर कहा, सर मुझे कुछ मिला है। यहाँ नहीं, हमारे साथ आओ। डॉक्टर बन्ना यह कहते हुए उसे अपने साथ लेकर चले गए। मैं बाकी सबको बुलाकर लाती हूँ, डॉक्टर शाहिस्ता ने कहा। सभी कक्ष से बाहर चले गए और वीरभद्र गार्ड्स के साथ ओम शास्त्री पर नजर रखने अंदर आ गया। लॉबी के आखिरी छोर पर पहुंचकर परमल ने सबसे पहले बात शुरू करते हुए कहा, वह अलग अलग सदियों का जिक्र नहीं कर रहा है, वह अलग अलग युगों की बात कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर शाहिस्ता ने कहा, यह आदमी मेरी समझ में नहीं आता। वह कहता है कि उसका नाम ओम शास्त्री है, लेकिन उसी समय रामायण का सुशेर और महाभारत का विदुर होने का भी दावा करता है, जिसका मतलब है कि वह चाहता है कि हम यह मान लें कि उसने उम्र में बढ़ना बंद कर दिया है। इसके अतिरिक्त वह सुभाष चंद्र बोस को अश्वत्थामा मानकर उनकी खोज कर रहा है। आखिर वह है कौन? सवाल यह नहीं है कि वह है क्या, डॉक्टर बन्ना ने चिढ़कर कहा। एलएसडी, तुम्हें क्या मिला है? उन्होंने पूछा। सर, बहुत से चौंका देने वाले तथ्य। मुझे ओम शास्त्री के बैंक खातों के बारे में पता चला है। उन सब में काफी धनराशि है और वे सब देश के अलग अलग राज्यों में हैं। हम और डॉक्टर बन्ना ने पूछा। पहचान के तौर पर सभी खातों में उसकी फोटो है। मैंने उसकी फोटो का इस्तेमाल उसके द्वारा बताए गए सभी नामों के विषय में जानकारी को ढूंढने के लिए किया। मुझे पता चला कि प्रीतम दास के पास एक वैध ऑल इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस है। गोविंद लाल यादव के नाम से एक मतदाता पहचान पत्र है। बंकिम चंद्र चक्रवर्ती के नाम पर पासपोर्ट। मधुकर राव के पास डीएसपी के लगभग 70 साल पुराने कई सारे बॉन्ड्स और शेयर हैं। यह वही दिन है जब डीएसपी को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई थी और
उनकी शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की गई थी। वे शेयर मधुकर राय के पिता बंकिम रमन्ना के राव द्वारा खरीदे गए थे। बंकिम रमन्ना राव के मौजूदा खातों पर भी ओम शास्त्री की फोटो है। ओम शास्त्री की उम्र 40 साल है और मधुकर राय के पिता की मौत भी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 40 वर्ष की उम्र में हो गई थी। मैंने उसके द्वारा बताए गए सभी नामों की पिता संबंधी जानकारी को देखा है। अलग अलग नाम, एक ही चेहरा, इसका मतलब है कि वह 40 से 50 वर्ष के अंतराल के साथ पिता और पुत्र दोनों था। ऐसा उसके द्वारा लिए गए सभी नामों के मामलों में है। लाकर की बात करें तो गुरसेल सिंह खुल्लर के नाम से पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक का एक लाकर है। एसपी रेड्डी हैदराबाद में आंध्र बैंक के एक लाकर का मालिक है। गुरसेल सिंह के पिता को छोड़कर किसी का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है और उनका चेहरा भी ओम शास्त्री के चेहरे से मेल खाता है। वह भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पकड़ा गया था। वह उन लोगों में से एक है जो कभी पाकिस्तान की जेल में थे। वे सभी नाम प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों से शिक्षित हैं। अंधेरियन एक डॉक्टर है। बीसी चक्रवर्ती ने पेरिस की यात्रा की है, लेकिन मुझे विष्णुगुप्त के बारे में कुछ नहीं पता चला और न ही चंद्रगुप्त उसके द्वारा बताए गए नामों में से किसी से जुड़ा है। यही हाल विदुर और संजय का भी है। एलएसडी को अपने कला पर गर्व था। इससे पहले कि एलएसडी आगे बोल पाती, डॉक्टर वर्मा ने विचार करते हुए पूछा, उनकी माँ के बारे में कोई जानकारी? जब वे बहुत छोटे थे तब उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी कोई तस्वीर नहीं मिल पाई। उन सभी नामों को केवल उनके पिता ने पाला था। यह एक संयोग नहीं हो सकता, डॉक्टर शाहिस्ता ने कहा। उसने कहा था कि उसकी सभी पहचानें वास्तविक हैं। शाहिस्ता ने विचार किया, क्या तुम्हें सुभाष चंद्र बोस और इन सभी लोगों के बीच कोई संबंध मिला? डॉक्टर बन्ना ने पूछा। थोड़ा बहुत, जैसे कि कुछ अजीब वास्तविक तथ्य जिनका दावा कुछ लोगों द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जानकारी के संबंध में किया जाता है, एलएसडी ने खुलासा किया। यही कि उनकी एक विमान दुर्घटना में मौत नहीं हुई थी। यह सबको पता है, परमल ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आंखों में चिंता का भाव दिखाई दे रही थी। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी मुझे एक बहुत अजीब चीज का पता चला है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 5 बार 5 अलग नाम के साथ भारत के 5 अलग अलग शहरों में हुई है। एलएसडी ऐसे बोली जैसे वह एक बड़े रहस्य को उजागर कर रही हो। क्या? सभी एक साथ चिल्लाए। हम, यह तो होना ही था। संसार से बाहर की हर वस्तु अंदर उस आदमी से जुड़ी है, डॉक्टर बन्ना ने आरोप लगाते हुए कहा। एलएसडी डॉक्टर बन्ना के मजाक पर मुस्कुराते हुए आगे बोली, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। वे एक भारतीय राष्ट्रवादी थी जिनकी अवज्ञा आंदोलन में देशभक्त ने उन्हें भारत का नायक बना दिया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के प्रयास में उन्होंने नाजी जर्मनी और साम्राज्यवादी जापान से सहायता ली थी, जिसने एक उलझन भरी विरासत दी। माननीय नेताजी 1920 और 1930 के दशक में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे और वे 1938 एवं 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस के उच्च अधिकारियों से मतभेद के कारण उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व से निष्कासित कर दिया गया था। सन 1940 में भारत से बाहर जाने से पहले उन्हें अंग्रेजों द्वारा घर में नजरबंद रखा गया था। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अगस्त 1945 में ताइहोकू फार्मोसा में, यानी ताइवान कहा जाता है, एक विमान दुर्घटना में हुई थी। कई बुद्धिजीवियों की राय में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 3rd डिग्री वर्ष के कारण हुई थी, लेकिन उनके कई समर्थकों ने विशेष रूप से बंगाली में उनकी मृत्यु के तथ्य या परिस्थितियों को मानने से इनकार कर दिया था और वे तब से इनकार ही करते आ रहे हैं। उनकी मृत्यु के कुछ घंटों बाद ही साजिश भरी कहानियां सामने आई, जिसमें वे कुछ आज भी कायम, जिसमें बोस से संबंधित कुछ भयंकर काल्पनिक बातें हैं। बोस के जीवित होने की कथाएं वर्ष 1945 में ही काफी प्रचलित हो गई थी, जब उन्हें दिल्ली में देखा गया था और माना जाता है कि उन्हें लाल किले में मारा गया था। लेकिन 15 साल बाद सन 1960 में पेरिस में ली गई एक तस्वीर में उन्हें देखा गया था। ओम का एक नाम बंकिम चंद्र चक्रवर्ती भी सन 1964 में पेरिस सुभाष चंद्र बोस की खोज करने के लिए गया था।
1964 में 27 मई को सुभाष चंद्र बोस को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतिम संस्कार के समय भी देखा गया था। 1977 में एक बार फिर यह दावा किया गया था कि वह मध्य प्रदेश के शिवपुकलम में एक संत का जीवन व्यतीत कर रहे थे और वहीं उनकी मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार कर दिया गया। इन सभी रहस्यमय कहानियों के बाद एक गुमनामी बाबा की भी कहानी ने जन्म लिया। वे अपने समर्थकों से पर्दों के पीछे से ही बात करते थे। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुमनामी बाबा के विश्वास पात्रों ने किसी तरह उनके 1944 में जर्मनी जाने का खुलासा कर दिया था। उसी साल और समय जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में एडल्फ हिटलर से मिले थे, उनके विश्वास पात्रों ने यह भी बताया कि वह पेरिस की सुंदरता का गुणगान करते नहीं थकते थे। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो गुमनामी बाबा को पेरिस जाने की पुष्टि कर सके, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अवश्य वहां गए थे। गुमनामी बाबा के निजी मित्रों ने यह भी बताया कि वे जब भी अपने सुभाष चंद्र बोस होने की खबर सुनते, तुरंत ही अपने रहने का स्थान बदल देते थे। माना जाता है कि उन्होंने 16 सितंबर 1985 को अपना देह त्याग किया था, लेकिन दिलचस्प बात इस तारीख में नहीं बल्कि उनकी जन्म तिथि में है, जो संयोग से 23 जनवरी 1897 है। वही दिन जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। यह कहने की जरूरत नहीं कि ओम शास्त्री का विचार है कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित हैं, और तो और वह उन्हें ढूंढ रहा है। एलएसडी को जो कुछ भी जानकारी मिली थी उसने वह सब बता दी। कुछ पल के लिए सब शांत थे। सारे टुकड़ों को जोड़ते हुए वे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ देर बाद डॉक्टर बन्ना ने कहा, परिमल, इस श्लोक का क्या मतलब था? परिमल ने विनम्रता के साथ हकलाते हुए जवाब दिया, बुढ़ापा मानव को बाघ की तरह डराता है। बीमारियां शरीर पर शत्रु की तरह वार करती हैं। जीवन फूटे मटके से पानी की तरह टपकता रहता है। फिर भी लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। वे अपने क्षणभंगुर जीवन होने का एहसास नहीं करते। यह वास्तव में आश्चर्य का विषय है। यह उस श्लोक का सटीक अर्थ है। हम में से यह कोई नहीं जानता कि इस पूछताछ से हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास हमारे सारे सवालों के जवाब हैं, और समय आ गया है कि हमें पता चले कि हम यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। मैं डॉक्टर श्रीनिवासन के पास जा रहा हूँ। या तो मैं जवाब के साथ वापस आऊंगा या इस जगह को अभी कभी छोड़कर चला जाऊंगा। क्या कोई मेरा साथ देगा? डॉक्टर बन्ना ने पूछा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।